हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में सबकी आज़ादी सर्वोपरि है। आर्टिकल 21 की वायलेशन क्यों करना चाहते हैं आप? कहा कि अगर पुलिस वाला कल को गलत रिमांड ले लेता है 90 दिन का और अल्टीमेटली पता चलता है कि वो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, तो उस पुलिस वाले में कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? और इसका 90 दिन में जो पूरा जीवन बर्बाद हो गया और इसके स्टिग्मा लग गया इस व्यक्ति पे और पूरी इसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन के लोग ज़्यादातर जेलों में क्यों हैं? क्योंकि वो शासक नहीं हैं, वो शासकों के गुलाम हैं। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से अम्बेडकर चौक में आए हैं, तो हमारे साथ हमारे चैनल पर हैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी। आज एक बड़े ही गंभीर विषय पे एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं हम। तो आज का विषय है वो है 3 जो नए कानून है उनको लेके, इसी विषय पे एडवोकेट सर से हम बातचीत रख लेते हैं। जी सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो नए 3 कानून आए हैं सर, उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है सर, उसके बारे में? देखिए, इस इलेक्शन से पहले ही ये तीनों कानून पास कर दिए गए थे। पहले हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था। एक तो उनके नाम हिंदी में कर दिए गए हैं, अब उनको संहिता में बदल दिया गया है। ज़्यादा जोर इसी बात पे दिया गया कि उनका जो नामकरण है और बार बार उनका नाम जो सेक्शंस में यूज़ होता है वो हिंदी में हो। तो ये एक अजीब सी मानसिकता है भाजपा वालों की और RSS वालों की। वो मेरा ये मानना है कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि पूरे भारत में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हिंदी बोलती है, समझती है, इस्तेमाल करती है, मगर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी इस देश में रहता है जिसका हिंदी के साथ कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। ख़ास करके जैसे साउथ की अगर आप बात कर लें, केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, यहाँ पंजाब में पंजाबी इस्तेमाल होती है, आपको पता ही। JNK में उर्दू ज़्यादा चलता है, हिंदी इस्तेमाल कम होती है। इसी तरह गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, हर स्टेट की कन्नड़ है, तमिल, तेलुगु, हर स्टेट अपनी भाषा के साथ चलना ज़्यादा पसंद करती है। और चूँकि यहाँ अंग्रेज़ों का एक लंबे अरसे तक राज रहा, तो सारे नाम भी अंग्रेज़ी में थे और अंग्रेज़ी में ही सारे कानून थे। तो कोड सारा जो भी कानून वगैरह थे वो अंग्रेज़ी में थे। तो एक सहूलियत थी पूरे भारत के सभी स्टेटों के सभी लोगों के लिए। अब ये जो ज़बरदस्ती हिंदी थोपने का एक कार्यक्रम भाजपा ने चलाया, पहले तो ये सबसे गलत बात उन्होंने की है, मेरा ऐसा मानना है। आप अगर कश्मीरियों को ज़बरदस्ती कहोगे कि हिंदी ही बोलनी, आप उर्दू या अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, तो ऑब्वियसली आपके विरोध में स्वर उठेंगे। आप अगर तमिलनाडु में जाके लोगों को बोलेंगे कि हिंदी बोलना अनिवार्य है, तो वहाँ पे तो हिंदी बोलने वाले की आज भी पिटाई हो जाती है, तो क्या करेंगे आप? बांग्लादेश पाकिस्तान से भाषा की वजह से ही अलग हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कहता था कि आपको उर्दू बोलनी ही पड़ेगी, लिखनी पढ़नी भी पड़ेगी, लेकिन वो बांग्ला इस्तेमाल करना चाहते थे और ये एक बहुत बड़ी रिफ्ट बनी। तो भारत को बाकी देशों से भी सबक लेना चाहिए और अपने भी तरीक़ाकार अच्छे रखने चाहिए। दूसरा, कुछ इनमें इस कानून में चेंजेस जो आए हैं वो अच्छे भी हैं, मगर बहुत सारे चेंजेस बुरे भी हैं। पहले कानून में 15 दिन का रिमांड ले सकती थी पुलिस किसी भी केस में किसी क्रिमिनल के ख़िलाफ़, और ज़रूरी नहीं है कि पुलिस जिसका रिमांड ले वो क्रिमिनल ही हो। कई बार बाद में पता चलता था कि वो क्रिमिनल है ही नहीं। और ख़ास करके इस देश में आपको पता है वर्ण और जाति के नाम पे प्रताड़ना पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब वो रिमांड 90 दिन का कर दिया गया है। SC ST OBC मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन जो है, इनके खिलाफ अत्याचार इससे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मेरा ये मानना है कि उनके लिए अब नरकीय जीवन होगा। और इस कानून का दुरुपयोग पुलिस एक और तरीके से कर सकती है, जैसे रईसों के बेटों को उठा लिया जाए या पैसे वाले या इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चों को उठा लिया जाए किसी केस में झूठा इन्वॉल्व करके, तो मुंह मांगी रकम मांगी जा सकती है। ये पहले भी होता रहा है। कश्मीर में इस तरह के बड़े मामले सामने आए थे, जम्मू में भी कुछ मामले सामने आए। तीसरा, ये जो रिमांड 90 दिन कर दिया गया, पुलिस के पास इतनी ताकत आ गई है कि आप पुलिस के खिलाफ अगर कोई सच्ची बात बोलेंगे तो पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। और 15 दिन पुलिस के पास काटने नरक से बदतर होते थे, 90 दिन में पुलिस आपका क्या हश्र कर देगी, आप सोचिए। हद से ज़्यादा आपकी जो है बर्बादी कर देगी। इस तरह के कानून तो विदेशी राज करने वालों को चाहिए होते हैं, उन्होंने भी 15 दिन ही रखे थे अंग्रेज़ों ने। तो ये अपने भारत के होकर 90 दिन का रिमांड,
बल्कि मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से, आप पर भी तो कई क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, कई तरह के ट्रायल आपने भी तो फेस किए। अगर ये 90 दिन के रिमांड आपको आपके लिए भी मिले होते तो आपको कैसा महसूस होता? तो आपको सोचना चाहिए था कि भारत के नागरिकों के प्रति ये कानून मिसयूज़ हो सकता, इसलिए इनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। आप 15 दिन के रिमांड को क्यों लेना चाहते हैं या 90 दिन के अभी क्यों लेना चाहते हैं? फॉरेन में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई क्राइम हो जाए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहले सारे सबूत इकट्ठे करती है, जब पूरी तरह से केस इस्टेब्लिश हो जाता है फिर आदमी को अरेस्ट करती है। तो आप भी ऐसा करिए। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में सबकी आज़ादी सर्वोपरि है। आर्टिकल 21 की वायलेशन क्यों करना चाहते हैं आप? आपके ये सारे कानून आर्टिकल 21 की सीधी सीधी वायलेशन कर रहे हैं। आपने इसमें ये मेयर भी नहीं रखा, चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा कि अगर पुलिस वाला कल को गलत रिमांड ले लेता है 90 दिन का और अल्टीमेटली पता चलता है कि वो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, तो उस पुलिस वाले में कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? और इसका 90 दिन में जो पूरा जीवन बर्बाद हो गया और इसके स्टिग्मा लग गया इस व्यक्ति पे और पूरी इसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसमें आपने सरकार को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया? इसी तरह पहले सीआरपीसी में एक सेक्शन हुआ करती थी 156(3) 156 सबसेक्शन 3, जिसमें हम पुलिस के पास जाते थे। अगर कोई एफआईआर करवाने पुलिस नहीं करती थी तो हम मैजिस्ट्रेट का हम एसपी के पास पहले एसएचओ के पास जाते थे, फिर एसपी के पास जाते थे। उसके बाद कानून में प्रावधान था कि हम मैजिस्ट्रेट के पास जाकर एक एप्लीकेशन फाइल करते थे और मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेने के लिए पुलिस को डायरेक्शन देता था। अब उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली उसमें एक्शन नहीं ले सकता, वो पुलिस की पहले राय लेगा या कोई इंक्वायरी करेगा या इन्वेस्टिगेशन करेगा। एक तरफ एक जुर्म हो चुका है बड़ा कि अन्याय हो चुका है, पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही है, मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी आपने डाइल्यूट कर दी। वो पुलिस जब पहले ही कार्रवाई नहीं कर रही, मैजिस्ट्रेट के अगर इंक्वायरी भेजने पे वो कार्रवाई कर दे फिर तो बड़ी बात हो जाएगी। तो वो क्यों करेगी? जो पहले ही पुलिस वाले पहले ही बायस्ड हैं या किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सट्रीनियस रीजंस हैं, तो मैजिस्ट्रेट के भेजने के बाद कहाँ करेगी? तो इस तरह से अगर ये कानून तीनों थ्रैश करें तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो देश के लोगों के नागरिकों के हित में नहीं हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हो सके तो अब मुझे सुनने में भी आया शायद सुप्रीम कोर्ट पिछली बार भी पहले भी लोग गए थे, उन्होंने कहा था प्री मैच्योर है, इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर कोई आएगा तो हम देखेंगे। और अब मुझे थोड़ा सा पता चला कि शायद फिर से लोग जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जा चुके हैं, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों पे बड़ा कड़ा संज्ञान लेते हुए इनमें सुधार करेगी, वरना भारत के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा बसोत्रा सर, जैसे कि आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए 32 साल 33 साल हो चुका है, बसोत्रा सर वहाँ पे एक जो स्टैचू लगा होता है जिसको बोलते हैं दया की देवी सर, उस दया की देवी का आंखों पे पट्टी लगी होती है सर, उसका पट्टी का विस्तार में बता सकते हो कि जनता में उस पट्टी का क्या बेनिफिट है? कानून की देवी उसे कहते हैं, दया नहीं, कानून की देवी कहा जाता है। उसके हाथ में तराजू है और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उसका मतलब ये है कि जब जज साहब जजमेंट देंगे या कोई फैसला करेंगे या कार्रवाई करेंगे तो वो आंखों पे पट्टी का यही मतलब है कि वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे सामने जो शख्स खड़े हैं वो किस धर्म वर्ण जाति से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस एरिए से हैं। वो उनको सिर्फ भारत का नागरिक मानेंगे, या अगर नागरिक नहीं भी है, कोई बाहर का भी ह्यूमन बीइंग है तो इंसान मानेंगे। और तराजू को बराबर हाथ में रखने का ये मतलब है कि वो इंसाफ करेंगे, कोई पलड़ा नीचे या ऊपर नहीं करेंगे, किसी का फेवर नहीं करेंगे, निष्पक्षता से जजमेंट देंगे, ये उसका मतलब है। तभी का आंख पे पट्टी है कि उनको ये नहीं देखना कि कौन सा बंदा कहाँ का है, किस कलर का है, किस धर्म का है, किस जगह का है, क्या भाषा बोलता है, किस रीजन का है, कुछ नहीं देखना है। और जो हाथ में तराजू है उसका मतलब ये है कि वो इंसाफ करेंगे, यानी जो कल्प्रिट है उसको सज़ा देंगे, जो कल्प्रिट नहीं है उसको सज़ा नहीं देंगे, जिसके साथ बेइंसाफ़ी हुई है उसके साथ इंसाफ करेंगे, जिसके साथ बेइंसाफ़ी नहीं हुई उसके फेवर में कोई बेवजह जजमेंट नहीं देंगे। तो ये मतलब है कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे अपना, और इंसाफ करेंगे, जस्टिस करेंगे, दोनों पलड़ों को बराबर करेंगे। तो अगर निष्पक्षता के साथ जांच होती तो कई जगह पर ऐसा भी है कि मैक्सिमम जितने सबसे ज़्यादा जेलों में बंद हैं वो दलित समाज के लोग हैं।
तो क्या उनको निष्पक्षता के साथ जांच हुई नहीं थी या उनकी, तो यहाँ उन्होंने वाकया में संगीन जुर्म किए हुए थे? देखिए, भारत जाति प्रधान देश है। धर्म, वर्ण और जाति यहाँ सर्वोपरि हैं। सर्वोपरि होने का मतलब ये है कि यहाँ पर न्याय भी धर्म, वर्ण और जाति देखकर ही दिया जाता है। हमने देखा है काफ़ी सारे केसेस हमारे सामने हैं जिनमें न्याय नहीं हुआ। अभिनव भारत में जितने लोग अरेस्ट हुए थे, वो चाहे चिन्मयानंद स्वामी हों, प्रज्ञा ठाकुर हों, कर्नल पुरोहित हों, जितने लोग उनमें इन्वॉल्व थे सब के सब बाहर हैं। प्रज्ञा ठाकुर तो एमपी भी बन के वापस आ गई। तो इंसाफ के तराजू और निष्पक्षता वाली बात कहीं दिखती नहीं। जहाँ तक आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी लोगों की बात है, हिंदुत्ववादी संगठनों या पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, ये तो SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के हमेशा विरोधी थे, हैं और रहेंगे। ये तो SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जिनकी आबादी 94-95% है, उनको सोचना होगा कि सत्ता भी इनकी हो, प्रशासन भी इनका हो, न्यायपालिका भी इनकी हो, मीडिया भी इनका हो, देश के साधन संसाधन भी इनके हाथ में हो। बाबा साहब ने तभी तो कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, तुम इस देश के शासक हो। हमें आज तक समझ ही नहीं आया, जो शासक होता है उसके साथ अन्याय नहीं होता। SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लोग ज़्यादातर जेलों में क्यों हैं? क्योंकि वो शासक नहीं हैं, वो शासकों के गुलाम हैं। और विदेशी शासक हमारे सर पे आज भी राज कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज थे, अब ब्राह्मण राज कर रहे हैं। तो हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा अपना राज नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, तुम इस देश के शासक हो। और मान्यवर कांशीराम जी अक्सर कहा करते थे, जो शासक नहीं होते उनकी बहू बेटियां महफूज नहीं होती, और जो शासक होते हैं उनकी बहू बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। तो इन बातों का क्रक्स यही है कि अल्टीमेटली अब SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन को अपने सारे डिफरेंसेस भुलाकर भारत के सच्चे नागरिक की तरह एकजुट होकर एक मंच पर आना होगा। सत्ता आसीन होना होगा, शासन पे अपना कब्जा जमाना होगा, प्रशासन पे अपना कब्जा जमाना होगा, न्यायपालिका में अपने सारे लोग फिट करने होंगे, मीडिया टोटल अपने कब्जे में लेना होगा, देश के साधन संसाधन अपने कब्जे में लेने होंगे। और भारत के संविधान में जो मूल बात है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस,